नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव निपट चुका है। बिहार में क्या विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे? वैसे विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। कई विधायकों ने चुनाव लड़ा है, जीता है। और बीमा भारती जो रुपौली की विधायक हैं, वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दी थी। वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई थी। बाकी अतड़ी के विधायक चुनाव जीत गए हैं, बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं, इमामगंज के विधायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। तो ऐसे ही कई विधायक चुनाव जीत गए हैं। तो इन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा के उपचुनाव होंगे इन सीटों पर कि विधानसभा चुनाव ही होगा इसी साल? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव तो संभावित है, तय है कि उपचुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव होगा कि विधानसभा के ही चुनाव 243 सीटों पर होंगे इस साल? क्या संभावना है? चर्चा बहुत है। नहीं देखिए, चर्चा तो ये बात सही है कि बिहार में इस बार राज्यसभा के 2 सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं। मीसा भारती, विवेक ठाकुर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी चुन लिए गए हैं लोकसभा के लिए, और 4 विधायक भी विधानसभा के लिए चुन गए हैं, जिसमें तो आपने 3 का, हाँ, लोकसभा के लिए उसमें आपने बताया जीतन राम मांझी हैं, अतरी के सुदामा प्रसाद जो आरा से जीते हैं, सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से जीते हैं, और एक विधायक इमामगंज से जीतन राम मांझी की तो चर्चा मैंने आपसे कर दी, और एक विधायक और जीते हैं। तो ये नियम ये है कि जो बक्सर से, रामगढ़ से सुधाकर सिंह जीते हैं। तो अब ये नियम जो है वो ये है कि कोई सदस्य 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो जिस सदन के लिए वो चुना गया है उसको, जिस पुराने सदन से, उसको 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना है। ये नियम है। जिस दिन से नोटिफिकेशन हो जाता है कि वो निर्वाचित घोषित हुए, प्रमाण पत्र देने की तिथि से नहीं, तो निर्वाचित होने की तिथि से, जो अधिसूचना जारी होने के साथ 10 दिनों के अंदर उनको वहाँ इस्तीफा देके और उस सदन के जो नए, जिस सदन के लिए वो चुने गए हैं उसके सदस्य हो जाते हैं। तो आपने ठीक ही कहा कि जो 4 विधायक, विधान परिषद के सभापति और राज्यसभा के जो मेंबर चुने गए हैं, उनको 10 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। इस सारी सीटों के लिए उपचुनाव होंगे, और नियम है कि जिस सदन के लिए सदस्य का इस्तीफा होता है, उसका यदि कार्यकाल साल भर के लिए बचा होता है तो उसके लिए उपचुनाव होते हैं। तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल तो नवंबर 2025 तक है। स्वाभाविक रूप से अभी लंबा कार्यकाल है, 1.5 साल से अधिक है। तो ये 4 सीट के लिए, और विधान परिषद के सभापति का जो रिक्त होगा उसके लिए, और राज्यसभा की भी जो सीटें 2 खाली हो रही हैं उसके लिए उपचुनाव होंगे। राज्यसभा की 2 जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें एक राजद की सीट है, मीसा भारती हैं। अब वो राज्यसभा की सीट, राजद को एक सीट यहाँ गंवानी होगी, इसलिए कि यहाँ सत्ता में है जदयू बीजेपी। उपचुनाव होंगे तो वो विधायक से चुने जाने वाली सीट है। स्वाभाविक रूप से वो सीट चली आएगी सत्तारूढ़ दल में, और एक विवेक ठाकुर ने इस्तीफा दिया है। अब उनकी जगह कोई बीजेपी से जाएगा, तो हमें लगता है कि एक जदयू और एक बीजेपी वो सीट आपस में, राज्यसभा वाली सीट तय करेंगे। बीजेपी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं सर, बीजेपी से रामकृपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं? देखिए, अभी कई चर्चा, अभी रामकृपाल यादव जाएंगे कि अश्विनी चौबे जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। ये अब तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना कौन किसके लिए अनिवार्य है। सवाल है कि अभी जो मेंबर राजकुमार सिंह भी एज ए मिनिस्टर थे वो हार गए हैं, तो बिहार से वे ही लोग जाएंगे कि कोई दूसरा नाम होगा? अभी किसी एक व्यक्ति पर कोई अटकल लगाना, अभी तो नई सरकार को बनना है तो अभी उसको करना है। लेकिन ये जो चुनाव वाली बात है वो चुनाव ही होंगे, विधानसभा के नहीं। अब आपने चर्चा, वही प्रारंभिक चर्चा आपने की कि ये उपचुनाव होंगे कि सामान्य चुनाव होंगे, तो मुझे फिलहाल कोई सामान्य चुनाव तो नहीं होगा, उपचुनाव होना तय है। अब बिहार विधानसभा का कार्यकाल जब नवंबर 2025 में होगा तो पहले क्यों चुनाव होगा? एक सवाल ये है। जो अभी रिजल्ट आया है लोकसभा को बहुत उत्साहवर्धक नहीं है एनडीए के लिए।
40 में 10 सीटें एनडीए को यहाँ निकल गई हैं। जी। एक सीट तो पहले पिछले चुनाव भी आ रहे थे, तो 9 नई सीट जो छिन गई है। जी। तो उपचुनाव पहले क्यों करा जाता है कि परिस्थिति अनुकूल हो तो जनादेश ले लिया जाए। जी। अभी आप जो सवाल आपने की है वही सवाल कर रहा हूँ, क्या बिहार में एनडीए के लिए परिस्थिति अनुकूल है? जी। आप कहेंगे कि नहीं। जी। अब तो देश में भी अनुकूल नहीं है। आपने देखा जो बीजेपी 18वीं लोकसभा के चुनाव में दम भर रही थी, दावा कर रही थी, लक्ष्य था कि हम अकेले 370 सीट जीतेंगे और सारे गठबंधन मिलकर 400 के पार होंगे, तो उस दम की हवा निकल गई। आप कह रहे हैं पहले एनडीए बिहार में सेमीफाइनल खेलना चाहेगा, पहले उपचुनाव में जाना चाहेगा, फिर बाद में चुनाव देखा जाएगा। नहीं, कोई उपचुनाव में जाना तो उसके लिए व्यवस्था है, सीटें खाली हुई। एक बीमा भारती की भी आपने चर्चा की, इस्तीफा दे दिया वो उन्होंने। इस्तीफा दी, एक सीट वो खाली है। और ये लोकसभा चुनाव के साथ एक अभी चुनाव हुआ, एक सीट उपचुनाव भी हुआ अज्ञाओं के लिए, उसमें वहां फिर माले ने जीत ली। वहां जदयू के कैंडिडेट थे, मुकाबला हुआ तो वहां वो माले ने जीत ली है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उपचुनाव के साथ या अर्ली पोल कब होता है? अर्ली पोल कोई सत्ता में बैठी पार्टी तभी कराती है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल हों, और नहीं तो नियत समय पर कराती है। इसलिए मुझे अभी फिलहाल कोई नहीं लगता है कि अर्ली अब चुनाव होंगे। अब एक बात रही कि नीतीश कुमार इस बार, वो उनकी पार्टी भले ही कुछ नुकसान हुआ है, बीजेपी को भी नुकसान हुआ, दोनों बराबर बराबर 12-12 सीट जीते हैं। और केंद्र की राजनीति में जदयू का महत्व बढ़ गया है। अब तो जैसे बिहार में बीजेपी को आप कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए किंग मेकर है, तो अब केंद्र की राजनीति में बीजेपी, टीडीपी, चिराग की पार्टी, ये सारे लोग वहाँ किंग मेकर हो गए हैं। 240 सीटें ही जीती है भाजपा। अब इन लोगों के सहयोग से आपने देखा कल समर्थन का और सहयोग का राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, और अब वो वहाँ से 8 तारीख को नई सरकार बनने जा रही है। तो एक परिस्थिति बदल गई, अब वो नहीं रह गई। आपको एक मंत्री पद ही दिया जा रहा था केंद्र में 1900 में। आंशिक हिस्सेदारी की बात होती थी, आंशिक नहीं, सांकेतिक हिस्सेदारी की बात करती, हर सहयोगी दल को एक एक सीट मिली थी। अब तो सांकेतिक नहीं, अब तो हिस्सेदारी ही चाहिए। अब तो 12 जो जिनके सांसद हैं या 16 सांसद हैं या 5 सांसद है, तो एक सांकेतिक से तो काम चलेगा नहीं, अब हिस्सेदारी चाहिए। पहले सांकेतिक भागीदारी की बात थी, अब तो हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा देना होगा, उसमें कुछ बड़े विभाग देने होंगे, बड़े मंत्रालय देने होंगे, कुछ पद जैसी मांग होगी, सहमति बनेगी। अब परिस्थिति बदल गई है, और मैं मानता हूं कि अब तो वहां सचमुच में पहले एनडीए की सरकार थी, अब तो जो सरकार को कहिए एक खिचड़ी सरकार हो गई कि भाजपा का नेता प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू के बाद 62 के बाद ये परिस्थिति आई है। लेकिन बहुत हद तक वो मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार हो गई। ये देश ने देखा है। देखिए, गठबंधन की राजनीति भले हो गई है, लेकिन अटल जी की सरकार आपने देखा है कैसे एक कभी जयललिता और कभी ममता से परेशान रहा करते थे अटल जी, और एक वोट के लिए रामविलास पासवान ने लोकसभा भंग कर देनी पड़ी, अटल जी ने इस्तीफा दिया था। अब बात के दिनों में तो फिर रामविलास जी साथ हो गए थे। ये भी आपने देश देखा है। तो कुल मिला जुलाकर अब जो पहले जिस ढंग से 10 साल नरेंद्र मोदी ने राज किया है देश पर, अब वो कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं। बिहार को लेकर एक सवाल है। विजय चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है 25 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार में लड़ा जाएगा। इससे एक तो ये संकेत मिलते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में नहीं जा रहे हैं, और दूसरा संकेत ये मिलता है, जिसकी चर्चा लोकसभा चुनाव के पहले खूब थी, सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार चेहरा होंगे 2025 और उसके बाद भी। देखिए, विजय चौधरी ने जो बातें की है ना, उसका अभी सीधा सीधी शाब्दिक अर्थ ये नहीं लगा देना चाहिए। नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष हैं। पूरे देश में राज्यों में चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी सब जगह सीएम बनते हैं क्या? अब तो महानगर पालिका का भी चुनाव बीजेपी जब लड़ी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, याद कीजिए मुंबई का वो चुनाव, हैदराबाद का चुनाव। तो कुल मिलाजुला कर अभी जदयू बीजेपी के बीच समझौता हुआ है ये लोकसभा के लिए, नतीजे आ गए। अब नतीजे में बड़े भाई की भूमिका में लड़ी भाजपा बराबर हो गई है, जदयू और बीजेपी। जो विजय चौधरी ने कहा है, अब आगे दिन के लिए अभी बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां, इतनी बात है, अब एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, अब एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। केंद्र की राजनीति में जदयू पर निर्भरता हो गई बीजेपी की, और बिहार में तो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं यदि,
तो वो बीजेपी के सहयोग से हैं। अब परस्पर हो गया है। अब वैसी सौदेबाजी नहीं होगी डिक्टेशन कि भाई दिल्ली वाले के लिए थोड़ा सा दूसरी स्थिति, आप थोड़ा अब सरकार बन जाने दीजिए। एक चीज मुझे लगता है कि कुछ जो एजेंडा था बीजेपी का, जैसे कॉमन सिविल कोड, कुछ इस तरह के एजेंडे अब ठंडे बस्ते में डालने होंगे। लेकिन जो बात विजय चौधरी ने कही, अभी दिल्ली दूर है, अभी उसको आप ही कहिए, अभी तो राज्य की राजनीति कहाँ आई, कैसे इस तरह का बयान उन्होंने दिया ठीक है। है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार, ये जो चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, अभी उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? लालू यादव को आपसे बेहतर कौन जानता है? तो लालू यादव क्या ये पहल करते रहेंगे या अंदर खाने लालू की तरफ से ये कोशिश होती रहेगी? क्योंकि कहा जाता है नीतीश कुमार लालू यादव के संबंध कभी खराब होते ही नहीं है, भले ही नीतीश कुमार कितनी बार ही उनको झटका दे दे। नहीं, देखिए, लालू और नीतीश की राजनीति एक है। राजनीति का एक मतलब है, दोनों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, दोनों की सोशल केमिस्ट्री एक है, दोनों साथ भी हुए और अलग भी हुए हैं। आप याद होगा 1990 में लालू जी बने थे तो उसमें नीतीश कुमार का भी सहयोग समर्थन था। लेकिन बाद के दिनों में बात है, लालू प्रसाद भी एक पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं और वो सब ज़्यादा स्व केंद्रित होता है। अब तो नीति सिद्धांत की राजनीति हो रही है, अब से अब तो अवसर की राजनीति हो रही है, न वो नीतीश कुमार के लिए और न लालू यादव के लिए। इससे बड़ा उदाहरण और सिर्फ बिहार ही नहीं, अब तो जो गठजोड़ की राजनीति, नए जोड़ की राजनीति बिहार ने भी देखा है। आपने देखा यूपी में भी कभी सपा और बसपा साथ होगी, आपने कभी कल्पना की थी? ढिले अलग है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस साथ होगी, कभी आपने उम्मीद की थी? नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और मुफ्ती महुआ की पार्टी एक हुई थी, कभी याद कीजिए। इसलिए पॉलिटिकल स्थिति जो है, जहाँ तक बात आपने की लालू प्रसाद की, अब ये सब कुछ संभावनाओं का खेल है पॉलिटिक्स में। यहाँ तो ना कोई अस्थायी दोस्ती होती है। आपको वाकई लगता है कि लालू ये कोशिश करेंगे या करते रहेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, लालू यादव तो कोशिश करते रहेंगे, करते ही रहते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। केंद्र में बीजेपी से उनकी राजनीतिक दुश्मनी है, तो बीजेपी फिर सत्ता उसकी छीन जाए, ये लालू प्रसाद क्यों नहीं चाहेंगे? आपने देखा नहीं, यहाँ लालू जी सत्ता में न थे अभी, और बीजेपी, नीतीश जी ने झटका दिया फिर बीजेपी। तो ये तो मतलब आरजेडी की सिर्फ 4 सीटें बिहार में आई है, लेकिन लालू बड़ा खतरा है मोदी सरकार के लिए। देखिए, लालू राजद को 4 सीटें नहीं आई है, आप यदि कहेंगे तो कुल मिला जाकर 10 सीट हुई है। बिहार में अगुवाई राजद ही कर रहा था, 23 सीट लड़ा था, और कई सीटों पर बड़ा क्लोज मुकाबला हुआ है। अब ये आप मानिए कि पॉलिटिकल इमरजेंस राजद का फिर हो गया है, और अब वो जिस तरह से राजनीतिक समीकरण साधा है राजद ने इस लोकसभा के चुनाव में कि यादव और मुस्लिम के बाद कुशवाहा, अति पिछड़ी जाति, अगली जाति, इसी तरह का यदि राजनीतिक समीकरण को विस्तार राजद देगा, तो आप आने वाले चुनाव में, आने वाले दिन में फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद और संभावना से कोई कैसे इनकार कर सकता है? केंद्र सरकार के लिए लालू खतरा बने रहेंगे अगर लालू ये कोशिश करते रहेंगे कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं। देखिए, पूरे महागठबंधन में लालू जी एक प्रमुख चेहरा है। आज फिजिकल प्रेजेंस है और एक सम्मान है सबका। जैसे अब देश की राजनीति में शरद पवार का एक सम्मान है, तो लालू जी की वैसे ही पूछे, कोई लालू जी की शख्सियत को कोई इनकार नहीं कर सकता है, भले उनकी उम्र, और खुद अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो कारण है आपके सामने है। तो लालू जी तो हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ, तो वो हमेशा कोई राजनीति रणनीति तो बनाते ही रहेंगे, करते रहेंगे। तो लालू यादव ये कोशिश करते रहेंगे कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं, नीतीश कुमार को साथ लाने की पहल लालू यादव की तरफ से होती रहेगी। मतलब सरकार बन भी जाए तो संकट बरकरार रहेगा और लालू यादव बीजेपी की, केंद्र सरकार की बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।